नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका काल विभाजन और नामकरण के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका काल विभाजन करने का जो प्रयास अगर किसी ने किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया और इसका विभाजन 11 खंडों में किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चारण काल, दूसरा है 15वीं शती कथा में पुनर्जागरण काल, तीसरा जयसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के बाद के कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये जो ग्रियर्सन का वर्गीकरण है, ये सर्वप्रथम वर्गीकरण माना जा सकता है हिंदी साहित्य का। किसमें किया? 1889 ईस्वी में इनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किया है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, परंतु हम इसको नकार नहीं सकते। देखिए, ये पहला प्रयास है और जब प्रयास होगा तो उसमें आगे जाकर सफलता जरूर मिलेगी और उस प्रयास को नई दिशाएं मिलेगी, जिससे कि एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर उन साहित्य इतिहासकारों में हैं जिन्होंने इस मार्ग को प्रशस्त किया या अन्य साहित्यकारों को रोशनी दिखाने का काम किया है। तो इनका जो कमियां अगर देखें तो उसमें क्या है कि एक तो जो चरण काल है, इनका प्रारंभिक काल है, ये 700 से लेकर 1500 ईस्वी के बाद एकाएक वो कहाँ आ जाते हैं? 15वीं शताब्दी पे। देखिए, हमने यहाँ पर किया था, सबसे पहले ये चारण काल लेते हैं और उसके बाद 15वीं शताब्दी पर आ जाते हैं। तो इसमें एक तो ये चीज है कि चारण काल का समय इन्होंने जो 700 ईस्वी से मान कर चले, लेकिन बीच में सीधा 15वीं शताब्दी पर आ गए। तो इसके बीच में जो 14वीं शताब्दी का इतिहास का समय है वो इन्होंने शामिल नहीं किया और इस समय काल में भी बहुत कुछ लिखा गया होगा जो इनके इतिहास में नदारद है। उसके बाद कालों का नामकरण भी सभी जगह किसी एक आधार पर नहीं है। कहीं ये धर्म को आधार मान लेते हैं तो कहीं पर ये शासक विशेष के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। हम अगर इसको देखना चाहें तो जैसे यहाँ दे रखा है कि कहीं पर जैसे पुनर्जागरण काल बताते हैं, कहीं ये जायसी की रचनाएं हैं, ब्रज में कृष्ण संप्रदाय की बात करते हैं, फिर मुगल दरबार की बात करते हैं, उसी प्रकार महारानी विक्टोरिया के शासन और कंपनी के शासन की बात करते हैं, कहीं पर ये रीतिकाल की बात करते हैं। यानी जो नामकरण है ये किसी एक आधार पर नहीं, नामकरण जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि या तो शासक के नाम के आधार पर या उस समय की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर, वैसा नहीं है, या नायक विशेष के आधार पर। जहां इनको जो ठीक लगा उसी आधार को अपनाया, किसी एक आधार को इन्होंने नहीं अपनाया। तो यहाँ पर इस बात को आप बता सकते हैं कि कहीं शासक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है तो कहीं धार्मिक संप्रदायों का आधार बनाया है, कोई एक आधार इन्होंने नहीं लिया। तथ्यों की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के समय को हिंदी साहित्य का एक युग मान लिया। यानी 700 से शुरू करते हैं, 700 से लेकर 13वीं शती का जो समय है उसे एक युग के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद हम मान सकते हैं कि ग्रियर्सन का ये प्रारंभिक प्रयास मात्र है जिसमें अनेक कमियां हैं, अनेक असंगतियां और त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए स्वाभाविक है कि जब कोई पहली बार कोई इतने बड़े काम को किया जाता है तो उसमें गड़बड़ या गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये दिशा दिखाने के लिए ये वो पहला रास्ता है जहां से आगे जाया जा सकता है या आगे का मार्ग ढूंढा जा सकता है। तो इनका विशेष योगदान यहाँ पर माना जा सकता है, किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। वैसे तो आपको ये प्रश्न इसी तरह से तैयार करना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने खंडों में विभाजन किया, तो 11 खंडों में विभाजन किया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें से जो बड़ा प्रश्न आएगा तो वहां पर इनको क्रमानुसार भी आपको लिखना होगा, चारण काल, पुनर्जागरण काल, फिर जायसी, फिर कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। उस तुलसीदास के बाद के जो कवि हैं, 18वीं शताब्दी को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद हम दूसरा अगर देखें तो किसका है? मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण।
मिश्र बंधुओं ने इसे अलग अलग नाम दिए। जैसे इन्होंने सबसे पहले इस समय काल को नाम दिया प्रारंभिक काल। इसके दो भाग किए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल को इन्होंने 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक माना है, और उसके बाद का जो समय काल है 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक। दूसरा इन्होंने माध्यमिक का काल यानी मध्य का काल, माध्यमिक, तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय इन्होंने इसके बाद का जो 1445 से लेकर 1560 विक्रम संवत तक, और प्रौढ़ जो काल है वो 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक स्वीकार किया है। उसके बाद तीसरा इनका जो विभाजन है वो क्या है, अलंकृत काल। इसको भी दो भागों में बांट दिया, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। समय काल 1681 से लेकर 1790 और 1791 से 1889, यानी 1681 से 1889 का जो समय है वो अलंकृत काल माना। चौथा जो इनका वर्गीकरण है उसमें क्या कहा, इसको परिवर्तन काल। ये कब से माना, 1889 से लेकर 1925 तक। और 1925 के बाद के समय काल को इन्होंने अलग कहा, उसका नामकरण क्या किया, वर्तमान काल। तो मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में इसका विभाजन किया, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल और वर्तमान का उपविभाजन नहीं है, बाकी सभी का आप देखोगे कि इन्होंने दो दो विभाजन किए हुए हैं। जैसे पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक, माध्यमिक का पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। उसके बाद अगर हम देखें तो अलंकृत काल को पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। उसके बाद चौथा है परिवर्तन और पांचवा है वर्तमान काल। तो इस तरह मिश्र बंधुओं ने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कमियां हैं जो आप इस तरह से बता सकते हो कि यहाँ 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबंध कर दिया। मूलतः ये अपभ्रंश का युग है, यानी इस समय में अपभ्रंश साहित्य की रचना की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इसे किस में शामिल कर दिया, हिंदी के साहित्य के साथ जोड़ दिया। मध्यकाल में लगभग 200 सालों का समय है। ये जो समय है इसको भी साहित्य की प्रौढ़ता के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया गया है। उसके बाद अगर देखें, विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी तरीके का या पद्धति का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। जहां अन्य नामकरण विकासवादिता के सूचक है, वहां पर अलंकृत काल ये उस समय की प्रवृत्ति थी लेखन की, जिसे हम रीतिकाल कह सकते हैं। उस प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण क्या किया गया है, अलंकृत काल किया गया है। तो इनका नामकरण एक जैसी पद्धति पर आधारित नहीं है। मिश्र बंधुओं के बाद अगर देखें तो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया है वो दो रूप में किया है, यानी एक तो समय काल के आधार पर और दूसरा उस समय की विशेषता के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है आदिकाल, यानी सबसे पहले का जो समय काल है। इस समय की विशेषता क्या थी, इस समय में वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी जा रही थी, उसी के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा है। समय में क्या माना है, 1050 से 1375 तक। उसके बाद का जो समय है उसे पूर्व मध्यकाल कहा है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। पूर्व मध्यकाल कौन सा काल है, उस समय में भक्ति से संबंधित लेख ग्रंथ अधिक लिखे जा रहे थे। ये वो समय काल है जब सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसे कवि हुए हैं। तो इसका समय काल 1375 से 1700 तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। इसे रीतिकाल का नामकरण इस विशेषता के आधार पर दिया गया है। इसका समय काल 1700 से लेकर संवत 1900 तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद चौथा जो इनका विभाजन है वो क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है और समय क्या माना है, 1900 से लेकर 1984 तक। ये इस समय में गद्य रचनाएं आने लगी थी, पद्य के साथ साथ गद्य का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था, तो इसे क्या कहा है, गद्य काल नाम इसे दिया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर अगर देखें 1050 विक्रम संवत को मानकर
उसे यथार्थ सीमा के थोड़ा ये नज़दीक ले आए हैं। यानी ये समय काल वही समय काल है जब हिंदी साहित्य के आसपास इसको माना जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए जो उपभेद हैं उनकी संख्या थोड़ी हटाकर केवल 4 तक सीमित कर दिया है। देखिए, मिश्र बंधुओं ने जो पहले का समय है उसको भी 2 भागों में बांटा है, मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा है, रीतिकाल यानी अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा है। तो उसको इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, यानी 4 तक सीमित कर दिया है, जो कि समझने में और आसानी रहती है उस समय काल की प्रवृत्ति के आधार पर और समय के आधार पर। तो इसे आसानी से समझा जा सकता है और बहुत से विद्वान इस मत से सहमत हैं, इस काल विभाजन और नामकरण से सहमत हैं। उसके बाद अगर देखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, इनका काल विभाजन अगर देखें तो ये समय काल को क्या कहते हैं, संधि काल इन्होंने इसका नामकरण किया है। समय माना है 750 से 1000। ये आचार्य शुक्ल से थोड़ा पहले चले गए हैं, थोड़ा पहले से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद का जो काल है वो चारण काल ये मानते हैं, 1000 से लेकर 1375 संवत तक। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 से लेकर संवत 1700 तक स्वीकार किया है। भक्ति काल के बाद रीति काल माना है जिसका समय 1700 से 1900 तक, और उसके बाद आधुनिक काल जिसका समय 1900 से लेकर संवत अब तक ये स्वीकार करते हैं। तो इनका काल विभाजन भी हिंदी साहित्य काल विभाजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने यहाँ विशेष रूप से संधि काल को शामिल किया। संधि क्या, मेल, किसका मेल, यहाँ हिंदी साहित्य से पहले का हिंदी साहित्य के साथ जो मेल यानी जो मिली जुली रचनाएं की जा रही थी वो संधि काल में इन्होंने शामिल की हैं। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अगर ना लिया जाए तो ये प्रश्न पूरा नहीं होता। इनका काल विभाजन और नामकरण क्या है, इन्होंने इसे 4 भागों में विभाजन किया है। पहला क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने समय माना है सन और ईस्वी में स्वीकार किया है, 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल का समय 1400-1700 ईस्वी तक, रीति काल का समय 1700-1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल का समय 1900 से आगे के समय काल को स्वीकार किया गया है। इनका विभाजन भी बहुत सरल तरीके से किया गया काल विभाजन है, जो कि समझने में बहुत आसान है और अधिकतर जो कमियां हैं या खामियां हैं उनको दूर करके ये विभाजन किया गया है। तो बहुत से विद्वान इस काल विभाजन और नामकरण से पूर्ण रूप से सहमत भी हैं। देखिए, वैसे तो बहुत से विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और या जिनको प्रश्न में आपको ज़रूर लिखना है वही विभाजन यहाँ पर शामिल किए हैं। इसके बाद देखते हैं कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है इसकी विशेषता के आधार पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल ही कहते हैं, यानी प्रारंभ का जो समय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे चारण काल का नाम से संबोधित करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन, यानी इस समय बीज बोया गया था किसका, हिंदी साहित्य का, इसीलिए इसे बीज वपन काल के नाम से संबोधन करते हैं। राहुल सांक्रेतायन इसे सिद्ध सामंत युग मानते हैं, यानी सिद्धों और सामंतों का समय था, इसीलिए इसका नामकरण क्या किया है, सिद्ध सामंत युग। लेकिन इसे भी सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने लोक कवियों को यहाँ पर शामिल नहीं किया। इसके साथ साथ जो अन्य धर्म से जुड़े हुए कवि थे उनको भी यहाँ शामिल नहीं किया गया। उसके बाद है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल के नाम से किया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इसे प्रारंभिक काल से संबोधित करते हैं। आदिकाल के बाद मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को सभी विद्वानों ने भक्ति काल नाम ही दिया है। उत्तर मध्यकाल को किसी ने रीतिकाल कहा है, किसी ने अलंकृत काल, किसी ने श्रृंगार काल तो किसी ने कला काल के नामकरण से संबोधित किया है। आधुनिक काल को 2 भागों में देख सकते हैं। आधुनिक काल को ज़्यादातर जो विद्वान है इन्होंने गद्य काल कहा है, लेकिन कुछ विद्वान इसे वर्तमान काल के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये हमारा काल विभाजन और उसका नामकरण है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उनको विस्तार से समझा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।